जैसे ही उसके प्रतिद्वंदी ने मौका दिखाया, उसने तुरंत एक जोरदार हथेली का वार कर दिया। उच्च स्तरीय मार्शल मास्टर, पूरी ताकत से वार। इस एक हथेली के प्रहार ने लाल बालों वाले युवक को सीधे मुर्गी के बाड़े में उड़ा दिया। पूरी प्रक्रिया को देख रहे महान राजा पर्वत समूह हक्के बक्के रह गए। सु वू को लगने लगा कि स्थिति हाथ से थोड़ी बाहर जा रही है। ये अविश्वसनीय है, एक उच्च स्तरीय मार्शल मास्टर। क्या हमारे लिए किसी को बचाना थोड़ा खतरनाक है? लेकिन बूढ़े झाओ का हस्तक्षेप करना उचित नहीं लगता। मुझे माओ क्यू को साथ लाना चाहिए था। दूसरी ओर बाइलिन यान, जो सु वू के साथ घटनास्थल पर आया था, बेहोश होने वाला था। उसके पहले शब्द स्पिरिट स्प्रिंग के पानी से ठीक होने की गुहार थे। हान फेई बिंग ने जल्दी से उसे सहारा दिया, बेहद दुखी दिख रहे थे। जल्दी से साधना करो, बाइलिन यान, हमें नीचे मत खींचो। इतनी शक्तिशाली हथेली के प्रहार को सहने के बाद लाल बालों वाला युवक वास्तव में खड़ा हो पाया, केवल थोड़ा सा खून थूक पाया। तो ये है एक उच्च स्तरीय मार्शल मास्टर की शक्ति, सचमुच दुर्जेय। हालांकि आपके इस हथेली के प्रहार की बदौलत मैं आखिरकार मार्शल मास्टर तक पहुंच गया हूं। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, उससे निकलने वाली आभा पहले से बिल्कुल अलग थी। बूढ़ा हुन ये देखकर खुद को कोसने से नहीं रोक सका। मैं तुमसे कह रहा हूं, क्या तुम मूर्ख हो? तुम कुछ लोगों को मारकर आगे बढ़ सकते थे, लेकिन तुमने मार खाना पसंद किया। क्या तुम एक आत्मपीड़क हो? युवक ने बिना पीछे हटे जवाब दिया, तुम्हारा कोई काम नहीं। बाइलिन यान उसे देखते ही चिल्लाई, ये वही है जिसने सिस्टर नालन को धमकाया था। उसके बगल में खड़ी सु वो अचानक मुड़ी। जरा रुको, 4 महान जियाओ परिवारों में से एक और हुओ, ये सब मिलकर यान है। और वो बड़ी कृपाण, वो नायक का चेहरा। क्या ये इस दुनिया का भाग्य का बच्चा हो सकता है? जियाओ यान, 5 महाद्वीपों वाला संस्करण। क्या तुम गलत सेट पर चले गए? कामुक युवा संप्रदाय का स्वामी उस पर इतना क्रोधित हुआ कि लगभग फट पड़ा, लेकिन कुछ कर नहीं सका। मार्शल मास्टर तक पहुंचने के लिए मेरा इस्तेमाल करना। वो स्वाभाविक रूप से इसे स्वीकार करने को तैयार नहीं था, और उसने और भी जोरदार हथेली का वार करने का फैसला किया। ऐसा कोई तर्क नहीं है। दोनों ने एक जबरदस्त लड़ाई लड़ी, जिसने लगभग पूरी नालन एस्टेट को उलट पुलट कर दिया। सू और बाकी लोग मुंह खोले देखते रहे। क्या आज का बचाव अभियान पूरा भी हो पाएगा? लेकिन इससे पहले कि वे इस शानदार तमाशे का आनंद ले पाते, दूसरी तरफ से चीख सुनाई दी, चोर यहीं रुक। हमारे 80 भाइयों को उनके खोए हुए पैरों की भरपाई कर। पता चला कि वे नालन एस्टेट के नौकर थे, जो लाठियों और डंडों के साथ सुवू और उसके समूह पर हमला करने के लिए निकल पड़े थे। हान दापेंग ने जल्दी से हमले को रोकते हुए चिल्लाया, बड़े भाई सू, सावधान। अचानक हुए हमले से अचंभित होकर सभी ने समझाना शुरू किया। अरे अरे, तुम गलत लोगों के साथ आ गए हो। हम चोर नहीं हैं, हम उस आदमी के साथ नहीं हैं। मैं स्पिरिट मेडिसिन पैवेलियन से बिग सिकनेस हूं, और यह बाई परिवार से बाई लिनयान है। क्या तुम मुझे पहचानते भी नहीं? इस अफरा तफरी के बीच सुवू की नजर नालन युनशिन पर पड़ी, जिसे लिन या नाम की महिला ये समझाने पर डांट रही थी कि सुवू और उसका समूह ग्रेट किंग माउंटेन से हैं। इन गुंडों को हमारे घर में लाना तुम्हारी ही गलती है। सुवू अचंभित रह गया। उसने नालन युनशिन को उस महिला को अपनी सौतेली मां कहकर संबोधित करते सुना, जिसका मतलब था कि उसका पहले से कोई रिश्ता था। वो समझ नहीं पा रहा था कि वो महिला नालन युनशिन को क्यों डांट रही है, खासकर जब लिनिया ने युनशिन का कान बुरी तरह खींचा, जिससे वो दर्द से चीख पड़ी। और क्या महान राजा पर्वत, पहाड़ से नीचे उतर जाओ। जाओ और तुरंत सद्भाव संप्रदाय को श्रद्धांजलि दो। शुरुआत में सुवू ने हिंसा का सहारा लेने से पहले शब्दों का प्रयोग करने के सिद्धांत का पालन किया, लेकिन जब शब्द विफल हो गए तो कार्रवाई आवश्यक हो गई। अपने तंत्र की लकड़ी काटने की तकनीक को सक्रिय करते हुए वो उस कर्कश महिला की ओर जोरदार धमाके के साथ बढ़ा। रुको! हवा में एक दहाड़ गूंजी, लेकिन सुवू, जो अब आयरन मैन की मुद्रा में था, ने उसे एक ही लात से मुर्गी घर में उड़ा दिया। फिर उसने नलान युनशिन को बांधने वाली रस्सियां तेजी से काट दी और संकट में फंसी युवती को बचाने वाले नायक में बदल गया। एक खतरनाक निगाह से उसने बाकी दर्शकों को देखा। एक भी मौका नहीं मिला जबरदस्ती पेश आने का। खैर, ये तो जिंदगी के एक हिस्से की कहानी है। मैं कोई गहरी दुश्मनी वाली मुख्य पात्र नहीं हूं। परेशान होने की जरूरत नहीं है। धूर्त लिन, या मानो बिजली गिर गई हो, हक्की बक्की खड़ी रही। तुम कौन हो? अगर तुम जियाओ यान के साथ नहीं हो, तो नालन परिवार के मामलों में दखल क्यों दे रही हो, और ये क्या बकवास कर रही हो? उसके सवाल का जवाब सु वू ने तीखी नजरों से दिया। मुझे बेवकूफ कहो या चोर, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मुझे कभी उम्मीद नहीं थी कि मैं इतना दबंग हो जाऊंगा कि सबको झुका दूं। मैं तो बस एक पहाड़ पर कब्जा करना चाहता हूं, बस। महान राजा पर्वत समूह पहले ही एक कोने में इकट्ठा हो चुका था।
बाइलिन यान ने जल्दी से अपने साथ लाए स्पिरिट स्प्रिंग का पानी निकाला और युनशिन को दिया। बहन नालन, इस स्पिरिट स्प्रिंग का पानी पीकर ठीक हो जाओ। इस बीच हान दापिंग ने सुवू को फिर से बकबक करते देखा और जल्दी से वहां से निकल जाने की सोची। जो भी बात मुझसे जुड़ी न हो वो छोटी बात है। लेकिन तभी महान राजा पर्वत के लोगों को धमकाते देखकर सुवू ने नालन परिवार पर अपनी तलवार तान दी। ऐसा नहीं चलेगा। नालन युनशिन को होश आया। उसने उसके दृढ़ रुख को देखा और धीरे से पुकारा, भाई सू। लिन या बेहद अपमानित महसूस करते हुए अवाक नौकरों पर चिल्लाई, तुम यहां क्यों खड़े हो? इन डाकुओं को मार डालो। नौकर वास्तविकता में वापस आ गए। हथियार लहराते हुए आगे बढ़े। गुस्से में लिनिया ने सोचा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा अपमान करने की? मैं तुम्हें मरने पर मजबूर कर दूंगी। निडर होकर सुवू उसके पीछे पहुंचा और मन ही मन एक मंत्र पढ़ा, लौह छड़ कार्ड सक्रिय करो। बस यूं ही उसने एक लोहे की छड़ निकाली और उसे नालान युनशिन और बाइलिन यान को आत्मरक्षा के लिए थमा दिया। युनशिन, ये लो। इस लोहे की छड़ से उनके हमलों को रोको। इस व्यवस्था के रहस्यों से अनजान सभी वास्तविकता पर सवाल उठाने लगे। उसने अपनी पीठ से एक लोहे की छड़ निकाली। एक और। इतनी छोटी सी जगह में इतना बड़ा कुछ कैसे समा सकता है? यह सचमुच महान राजा की पीठ है। इसके बारे में सोचकर ही दर्द होता है। समूह एक महाशक्तिशाली विशेष अभियान दल में तब्दील हो गया और निडरता से युद्ध में कूद पड़ा। शानदार चालें, बेहतरीन तकनीक। सु वू ने आक्रमण का नेतृत्व किया। उसकी गति अजेय थी। लिनिया ने चालाकी से अपनी हथेली से सुइयों की बौछार कर दी। भूत छाया जहरीली सुइयां। अपनी पैनी नजरों की बदौलत सु वू ने अपनी धार से सभी आने वाली सुइयों को नाकाम कर दिया। अपने छिपे हुए हथियार को फेंकने से पहले उसका नाम क्यों बताते हो? अपने हमले को इतनी आसानी से नाकाम होते देख लिनिया घबरा गई। तुम इसे कैसे रोक पाई? मैं एक मध्यम स्तरीय मार्शल मास्टर हूं और ये जहरीली सुइयां निम्न श्रेणी की आत्मा कलाकृतियां हैं। तुम्हारे पास तो बस एक कुंद धार है। इससे पहले कि वो संभल पाती, पागल औरत सुवू की डबल फ्लाइंग किक से गिर पड़ी। तुम क्या बकवास कर रही हो? लिनिया जमीन पर गिरते हुए बुदबुदाई, रोकना नामुमकिन है। सुवू बेहद गुस्से में थी। हम लड़ाई के बीच में हैं। क्या तुम इसे गंभीरता से ले सकती हो बुढ़िया? लात ने लिनिया के दांत तोड़ दिए। वार से लड़खड़ाते हुए भी वो जोर जोर से शिकायत करती रही, तुम हमेशा मेरे मुंह पर क्यों मारते हो? ये बहुत गुस्सा दिलाने वाला है। ये महसूस करते हुए कि वो हार चुकी है, उसने मदद के लिए अपने पति की ओर रुख किया। नालन हंग, मुझे इस तरह पीटा जा रहा है और तुम बस खड़े तमाशा देख रहे हो। नालन परिवार के मुखिया नालन हंग बस आह भर सके। काश सुवू नालन युनशिन को बचाकर अभी अभी निकल गया होता। उसने अपने मातहतों को आदेश दिया, मेरा हथियार लाओ। हालांकि उसने ये अनुमान नहीं लगाया था कि उसकी एक बेटी है जो भले ही पतिव्रता हो लेकिन थोड़ी विद्रोही भी है। नालन युनकिन एक पुरुष के लिए अपने परिवार को धोखा दे रही थी। उसने तुरंत सुवू को चेतावनी दी, महान राजा, मेरे पिता के पास एक खास तकनीक है। उनकी कृपाण के साथ मिलकर ये किसी उच्च स्तरीय मार्शल मास्टर के पूर्ण शक्तिशाली प्रहार के बराबर है। तुम्हें सावधान रहना होगा। सु वू ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा। क्या तुम्हें अपने पिता की सुरक्षा की चिंता नहीं है? युनकिन ने डरते हुए जवाब दिया, नालन परिवार के लोग, यहां तक कि मेरे दादा भी किसी की परवाह करने लायक नहीं है। नालन हंग ने जल्दी से अपनी कृपाण निकाली। यह तलवार नालन परिवार की अनमोल विरासत है। 5 सम्राटों की जड़ाऊ जल कृपाण। एक मध्यम श्रेणी की आत्मा कलाकृति, 7 फुट 8 इंच लंबी और 100 पाउंड वजनी। नालन परिवार के युद्ध कौशल के साथ महाराज, आप शायद इसका सामना न कर पाएं। युद्ध से पहले अपने हथियार और रहस्यों के बारे में इतने विस्तार से बताकर वो सचमुच एक जाल में फंस रहा था। लिनिया बिना दांतों के और गुस्से से भरी हुई चिल्लाई, उस पर शब्द क्यों बर्बाद कर रहे हो? बस उसे एक बार से मार डालो और मेरा बदला ले लो। नालन हंग ने आखिरकार अपनी चाल चली। महान राजा, अगर आप किसी को दोष देना ही चाहते हैं तो नालन परिवार के मामलों में दखल देने और हमारे लोगों पर हाथ उठाने के लिए खुद को दोष दीजिए। इसलिए ये चाल। हालांकि निर्णायक क्षण में नालन परिवार का मुखिया दरवाजे से घुस आया और नालन हंग को पैनकेक की तरह चपटा कर दिया। अरे, मेरी प्यारी पोती ठीक तो है। किसी ताकतवर दुश्मन से कभी मत डरो। बस उस साथी से डरो जो जोकर की तरह व्यवहार करता हो। ग्रेट किंग माउंटेन समूह दंग रह गया। नालन परिवार भी उतना ही हक्का बक्का था। मुखिया, जो स्थिति की गंभीरता से अनजान लग रहा था, मासूमियत से पूछा, क्या हुआ? क्या मैं गलत समय पर आ गया? उस दिन नालन एस्टेट से एक करुण विलाप गूंज उठा। पिताजी,
नालन यूनयान सब कुछ छोड़कर अपने पिता को देखने के लिए दरवाजे की ओर दौड़ी और बार बार पुकारती रही। पिताजी। खुशकिस्मती से परिवार का मुखिया इतना बदकिस्मत नहीं था। वो अपने ही परिवार की विरासत वाली तलवार से बाल बाल बच गया था। पसीने से लथपथ वो हकलाते हुए बोला, बहुत करीब। ब्लेड ठीक मेरे गले पर था। थोड़ा और पास होता तो मैं मर जाता। यूनियान के दादाजी ने झुंझलाहट में अपना सिर पकड़ लिया। ये नासमझ बच्चा दरवाजे के पीछे कृपाण से क्या खेल रहा था। मेरी टाइमिंग हमेशा गड़बड़ रहती है। मैं क्या करूं? सुवू और उसके साथियों ने अजीब नजरों से देखा। हम्म, क्या हम अभी भी लड़ रहे हैं? लिनिया ने गुस्से में अपने पिता से शिकायत की। पिताजी, वे जियाओ हुओ हुओ के साथ मिले हुए हैं। वे सभी हमारे नालन परिवार को नुकसान पहुंचाने के लिए यहाँ डाकू हैं। मैं आपको बता दूं, दादाजी हमारे नालन परिवार में सबसे शक्तिशाली योद्धा हैं। वो तो ऊंचे दर्जे का मार्शल मास्टर है। तुम डाकुओं का तो कब का नाश हो गया। अपनी शेखी बघारने से पहले ही उस घिनौनी औरत को उसके अपने बाप ने एक तमाचा जड़ दिया। लगभग अपना चेहरा टेढ़ा करते हुए। कितना शोर! याद है? कुलपिता ने आखिरकार पूछा। क्या यह युवा मित्र महान राजा पर्वत का महान राजा सुवू है? लिन, या जिसका चेहरा इतना सूजा हुआ था कि पहचाना नहीं जा सकता था, एक तरफ बैठ गई, अपनी चोटों को सहलाते हुए और नाराजगी से बुदबुदाते हुए बोली, तुम हमेशा मेरे चेहरे पर क्यों मारते हो? जब तक इन डाकुओं का सफाया होता रहेगा मैं ये सब सह सकती हूँ। सु वू आगे बढ़ा। ठीक है। उसने कुलपति से बात करते हुए पुष्टि की। आपके पास क्या निर्देश है वृद्ध महोदय? उसके बगल में हमेशा सतर्क रहने वाले बाई शियाओलोंग ने तुरंत अपना कायरतापूर्ण रूप धारण किया और फुसफुसाते हुए चेतावनी दी। महान राजा सुवू, सावधान। यह वृद्ध न केवल उच्च पदस्थ है बल्कि अत्यंत गुस्सैल भी है। उसे लड़ाई झगड़ा करने से ज्यादा कुछ पसंद नहीं है। सभी को आश्चर्यचकित करते हुए कुलपति ने बस हाथ जोड़कर सुवू को आदरपूर्वक प्रणाम किया। महान राजा सुवू, स्प्रिट स्प्रिंग वाटर के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सुवू अचंभित रह गया। क्या उन्होंने नहीं कहा था कि इस बूढ़े का स्वभाव बहुत खराब है? ये अचानक इतना विनम्र क्यों हो गया है? उसने सोचा। उसने विनम्रता से हाथ हिलाया। आह, इसकी कोई जरूरत नहीं है। ये तो नालन युनशिन के लिए एक छोटा सा स्वागत उपहार था। किनारे से देख रही युनशिन के मन में अचानक एक विचार आया। क्या वो स्पिरिट स्प्रिंग वाटर वाकई असरदार हो सकता है? लेकिन दादाजी के पास थर्ड ग्रेड स्पिरिट स्प्रिंग वाटर क्यों है? कुलपति ने फिर से सुवू को प्रणाम किया। दूसरी बात जिसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ, वो है हमारी युनशिन को बचाने के लिए आना। सुवू ने थोड़ी शर्मिंदगी के साथ जवाब दिया। इसका जिक्र मत करो। नालन युनशिन वर्तमान में मेरी शिष्या है, इसलिए स्वाभाविक रूप से। जब वे बात कर रहे थे, लिनिया मानो किसी ने उसके चावल के कटोरे पर लात मार दी हो, चीखने लगी। पिताजी, आप उसका शुक्रिया कैसे अदा कर सकते हैं? वह साफ तौर पर जियाओ हुओ के साथ मिला हुआ है। देखो, उन्होंने मेरे साथ क्या किया है। आपको मुझसे बदला लेना होगा। जब शब्द काम नहीं आए तो हिंसा ने मंच संभाल लिया। उसे एक और थप्पड़ पड़ा जिससे उसके आगे के दांत लगभग टूट गए। जाहिर है, पिछला थप्पड़ ज्यादा जोरदार नहीं था। उसे अब भी अपनी नाक वहां डालने में मजा आ रहा था जहां उसे नहीं जाना चाहिए था। कोई आश्चर्य नहीं कि उसने मक्का खाया नहीं था, फिर भी उसका मुंह दानों से भरा था। कुलपति की क्रूर हरकतों ने सुवू को सचमुच डरा दिया। इस बूढ़े का गुस्सा वाकई बहुत उग्र था। वो बात बात पर हिंसा पर उतर आता था। बाई शियाओलोंग लगभग डर के मारे पागल हो गया था। मुखिया का गुस्सैल स्वभाव जरा भी नहीं बदला था। नालन हंग और युनशिन भी उतने ही हैरान थे। पिताजी, क्यों? युनशिन ने उलझन में सोचा। सुवू और उसके दादा दोनों ने लिन या को मारा था। क्या वे उसका बदला ले रहे होंगे? कुलपति ने पूछताछ शुरू की। क्यों? तुम जल्दी से इन डाकुओं से पूछो कि मैं क्यों घायल हुआ। महान राजा पर्वत से आए स्पिरिट स्प्रिंग वाटर को पीने के बाद मैं इतना ठीक कैसे हो गया? नलन हंग ने किस चीज से शादी की? लिनिया, क्या तुम्हें अपनी बात साफ साफ नहीं बतानी चाहिए? लिनिया मायूस होकर जमीन पर लेट गई, मासूमियत का नाटक करते हुए। तुम मुझसे क्या समझाना चाहती हो? क्या वो जियाओ हुओ नहीं था जिसने तुम्हें गंभीर रूप से घायल किया था? सबने देखा। मुखिया ने धीरे से आह भरी। मुझे पता है उस छोटे से बदमाश जियाओ हुओ को नालान परिवार से दुश्मनी है, लेकिन वो ऐसे छल कपट नहीं करेगा। उसने मुड़कर युनशिन की तरफ देखा। युनशिन, क्या तुम मुझे दोष दे रही हो कि मैंने तुम्हें पहले नहीं बचाया? मैं जियाओ हुओ से नहीं डरती, और ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें बचाना नहीं चाहती थी। तुम बाद में समझ जाओगे। नालान युनशिन ने अपने दादाजी के स्पष्टीकरण से बचते हुए अपना चेहरा दूसरी ओर कर लिया।
मुखिया ने आगे कहा, वो मेरे धोखेबाज दोस्त का आखिरी वंशज है, इसलिए मैं उसे नुकसान नहीं पहुंचा सका। उस समय जो अरेंज मैरिज हुई थी वो भी इसी वजह से हुई थी। लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि चीजें इस तरह बदल जाएंगी। छोड़ो इसे, चलो अब इस बारे में बात नहीं करते। कुलपति ने अपना ध्यान दयनीय लिन या की ओर मोड़ा। दूसरी ओर, तुम लिन या, जब से तुमने हमारे नालन परिवार में शादी की है, इस घर में एक दिन भी चैन नहीं रहा। तुम सद्भाव संप्रदाय के साथ मिलकर मुझे जहर देने, नालन परिवार की संपत्ति हड़पने, यहाँ तक कि मेरी पोती के खिलाफ भी साजिश रच रही हो। क्या ये तुम्हारा विचार था या तुम्हारे लिन परिवार का विचार था? लिनिया अचानक उजागर हुई। उसे डर की एक ठंडी लहर महसूस हुई जो उसकी रीढ़ की हड्डी में दौड़ गई। तुम्हें ये सब कैसे पता? वह हकलाते हुए बोली। कुलपति शांत रहे। जब मैं अपनी बीमारी की शैया पर लेटा था, तब उस युवा संप्रदाय प्रमुख के साथ आपकी बातचीत, उसे अनदेखा करना मुश्किल था। क्या आपको सचमुच लगता था कि कोमा का नाटक करना इतना आसान है? जागने के बाद भी मैं जहर नहीं उतार पाया। मेरी नाड़ियां पूरी तरह से अवरुद्ध थीं। मेरी गंभीर चोटों के साथ, अगर आपको पता चल जाता कि मैं जाग रहा हूं, तो क्या मेरे बचने की कोई संभावना होती? अगर आत्मा के झरने का पानी न होता, तो इस बार आप सचमुच सफल हो जाते। लिनिया का असली चेहरा आखिरकार सामने आ ही गया। उसके चेहरे का सारा रंग उड़ गया। वो रो पड़ी। पिताजी, मैं गलत थी। मुझे अपनी गलती का एहसास है। मैं बस पल भर के लिए किसी भूत के वश में थी। कुलपिता साफ तौर पर कोई बच्ची नहीं थी जिसे आसानी से बेवकूफ बनाया जा सके। मेरे साथ शिकार बनने की कोशिश मत करो। नालान हंग की ओर मुड़कर कुलपति ने बस हाथ हिलाकर मामला अपने बेटे पर छोड़ दिया। तुमने इस औरत से शादी की है, इसे तुम खुद ही निपटाओ। नालान हंग ने आह भरी। जी हाँ पिताजी। फिर कुलपति सुवू की ओर मुड़े। महान राजा सुवू, कृपया इस गंदे पारिवारिक मामले को क्षमा करें। सुवू ने एक सधी हुई मुस्कान दी। ओह, कुछ नहीं, बिल्कुल नहीं। पादरी ने आगे कहा, हम पूरी रात इसी पर चर्चा करते रहे हैं। शायद आप सब अतिथि कक्ष में आराम करना चाहेंगे। आगे की बातें हम सुबह कर सकते हैं। सु वू ने सिर हिलाया। बहुत अच्छा, हम आपकी व्यवस्था का पालन करेंगे। जैसे ही वे मुखिया के पीछे पीछे पिछले आंगन की ओर बढ़े, वे सोचने से खुद को रोक नहीं पाए कि अमीर परिवारों के मामले वाकई जटिल होते हैं। आगे बढ़ते हुए मुखिया ने मन ही मन बुदबुदाया, कृपया इधर आइए। लेकिन ऐसा क्यों होता है कि जब भी मैं वो भूमिका निभाने वाला होता हूँ, पटकथा तुरंत पटरी से उतर जाती है? यह सचमुच एक बड़ी समस्या है। इस बीच शहर के बाहर घने जंगल में जियाओ हुओ और सद्भाव संप्रदाय के युवा संप्रदाय गुरु के बीच लड़ाई एक निर्णायक मोड़ पर पहुंच गई थी। युवा संप्रदाय गुरु को विश्वास था कि जीत उनकी मुट्ठी में है, इसलिए उन्होंने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, तो तुमने आखिरकार एक उच्च स्तरीय मार्शल गुरु की शक्ति सीख ही ली है ना? थककर जियाओ हुओ एक बड़े पेड़ के पीछे छिप गया। एक उच्च स्तरीय मार्शल मास्टर वाकई बहुत दुर्जेय होता है। मेरे जैसे नए पदोन्नत मार्शल मास्टर के लिए ये मुश्किल है। कुटिल युवा संप्रदाय के मास्टर और उनके सद्भाव संप्रदाय के अधीनस्थों ने उन्हें ताना मारते हुए अपनी खोज जारी रखी। जब तुम ये जानते हो, तो आज्ञाकारी होकर अपने पंख क्यों नहीं सौंप देते? इस युवा संप्रदाय के मास्टर को मुसीबत से बचाओ। अपने चेहरे से खून पोंछते हुए जियाओ हुओ मुस्कुराया। तुम्हारे आगे समर्पण कर दूं, एक हंसमुख मूर्ख? कभी नहीं। युवा संप्रदाय प्रमुख के बगल में बैठा बूढ़ा बदमाश बोला, युवा प्रमुख, मुझे इसे संभालने दो। मैं इसे 1 मिनट में पूरी तरह से खाली कर दूंगा, फिर तुम आगे बढ़ सकते हो। बेशक जियाओ हुओ के पास अभी भी उसका तुरुप का पत्ता था। -36वीं चाल पीछे हटना। बिजली की गति से भागते हुए उसके पैरों के नीचे आग की लपटें भड़क उठीं। अग्निमार्ग 3000। ये वो परम गति तकनीक है जिसमें महारत हासिल करने के लिए इस युवा गुरु को 100 बार अपने पैर तोड़ने पड़े। हारमनी संप्रदाय के सदस्य धूल में दबे रह गए, असहाय होकर उसे गायब होते हुए देखते रहे। बूढ़ा बदमाश चाहता था कि धरती उसे पूरी तरह निगल जाए। मैंने तुम्हें वो चाल क्यों सिखाई? अगली सुबह नालन एस्टेट के बाहर मुखिया की आवाज सुवू को निर्देश देते हुए सुनाई दी। ये सब रोजमर्रा की जरूरतें हैं। आपका महान राजा पर्वत अभी अभी बसा है, इसलिए निश्चित रूप से अभी भी बहुत सी चीजें बाकी हैं। मैंने अपने लोगों से इन्हें आपके लिए तैयार करने की आजादी ली है, ताकि आप इन्हें अपने साथ ले जा सकें। ये नौकर भी तो रास्ते में तुम्हारी सुरक्षा के लिए हैं। सुवू ने मन ही मन सोचा, अगर तुमने कुछ नहीं कहा होता, तो मैं सोचता कि ये नालन यूनयान का दहेज है, और मैं बुरी तरह डर जाता। ये बूढ़ा आदमी अब भी अपनी पोती को तकलीफ में नहीं देख सकता। वो मुस्कुराया और बोला, मैं समझता हूँ, लेकिन ये सचमुच बहुत ज्यादा है। फिर वो मुस्कुराया और बोला, मैं समझता हूँ।
लेकिन ये सचमुच बहुत ज्यादा है। कुलपिता की आवाज में गंभीरता थी। यूनियान, मैं इसे महान राजा सुवू को सौंपता हूं। मुझे डर है कि इस बच्चे ने अभी तक हमारे नालन परिवार को माफ नहीं किया है। सुवू ने तुरंत आश्वासन दिया। निश्चिंत रहें, नालान यूनियान अब महान राजा पर्वत की शिष्या है। मैं स्वाभाविक रूप से उसकी रक्षा करूंगा। जुलूस को एक एक करके जाते हुए देखकर उसने पुकारा, महान राजा सुवू, सुरक्षित यात्रा। यूनियान, घर बार बार आना याद रखना। ये शब्द सुनकर यूनियान की आंखों में आंसू आ गए। चलते चलते सुवू ने सोचा, मुझे लग रहा है कि जियाओ हुओ असल में नालन परिवार को बर्बाद करने की कोशिश नहीं कर रहा है। कम से कम उसने अभी तक नालन परिवार के किसी सदस्य को तो नहीं मारा है। आखिर उनके मन में इतनी गहरी दुश्मनी कैसे हो सकती है? जब मैं वापस आऊंगा तो मुझे बाई शियाओलोंग से इस बारे में पूछना होगा। मामला सुलझने के बाद कुलपति ने तुरंत संपत्ति बंद करने का आदेश दिया। कुछ समय के लिए हम आगंतुकों के लिए बंद हैं। सभी लोग अपनी साधना पर ध्यान दे। उन्होंने मन ही मन सोचा। शियाओ हुओ, सद्भाव संप्रदाय, लिन परिवार। देखते हैं कि मेरा नालान परिवार इस तूफान का सामना कर पाता है या नहीं। इस बीच लियांग शहर के सरकारी कार्यालय में माहौल गहमा गहमी भरा था। सु वू को उत्साह की लहर महसूस हुई। अजीबोगरीब पोशाक पहने लोगों की भीड़ स्पिरिट एपोथेकरी के बाहर जमा हो गई थी। हान दापिंग जांच करने गया और जल्दी से लौटकर रिपोर्ट दी। महान राजा सु, मैंने सुना है कि स्पिरिट अत्तार की कीमती स्पिरिट जड़ी बूटियां बीमार हैं। वे लोग अत्तार और कीमियागर हैं। वे स्पिरिट जड़ी बूटियों का इलाज करने आए हैं। लगता है इन्हें ठीक करने पर काफी इनाम मिलता है। सुवू हैरान था। यहाँ कोई स्पिरिट हर्बलिस्ट क्यों नहीं है? जियाओ जियाओ और मैं स्पिरिट हर्बलिस्ट हैं। दापेंग खिलखिलाकर हंसा। स्पिरिट हर्बलिस्ट? सीधे शब्दों में कहें तो उनकी नजर में स्पिरिट हर्बलिस्ट बस थोड़े ज्यादा उन्नत जड़ी बूटी संग्रह करता है। ये जबरदस्त उकसावा बर्दाश्त करना मुश्किल था। ये तो सरासर भेदभाव है। नहीं, मुझे खुद देखना होगा। मेरा दीर्घकालिक लक्ष्य स्पिरिट जड़ी बूटियां इकट्ठा करना है। मैं इतना अच्छा मौका कैसे छोड़ सकता हूं? सु वो अपने साथियों की ओर मुड़ा। क्या तुम यहीं मेरा इंतजार करोगे या पहले पहाड़ पर वापस जाओगे? यूनियान ने जल्दी से स्थिति का जायजा लिया। कल रात कुछ सेवकों ने पिछले पहाड़ का मुआयना किया था। जियाओ हुओ और युवा संप्रदाय के गुरु के बीच लड़ाई के संकेत मिले थे। लगता है लड़ाई निर्णायक नहीं थी, इसलिए अभी कोई खतरा नहीं होना चाहिए। उसके पास खड़ी बाई शियाओन्या ने आत्मविश्वास से कहा, अगर हम मुसीबत में पड़ गए तो हम भाग जाएंगे। महान राजा सुवू ने हमें जो भागने की तकनीक सिखाई है वो मेरे घूमते हुए ड्रैगन स्टेप से कहीं ज्यादा तेज है। एक नौकर ने भी उसे आश्वस्त करते हुए कहा, महान राजा सुवू, निश्चिंत रहें। मैं यह सुनिश्चित करूंगा कि युवा कुमारी और मास्टर बाई सुरक्षित पहुंच जाएं। सु वू को तसल्ली हुई। रास्ते में सावधान रहना। अगर कुछ हुआ तो तुरंत पहाड़ पर लौट जाना। दापिंग ने मन ही मन सोचा, उन्हें कैसे पता चलेगा कि वो कौन था जिसके पैर 80 बार टूट चुके थे? हालांकि सुवु निश्चिंत था। जब तक वे महान राजा पर्वत तक पहुंचेंगे जहां बूढ़े झाओ और माओक्यू मौजूद हैं, कोई भी परेशानी खड़ी करने की हिम्मत नहीं करेगा। दापिंग ने फुसफुसाते हुए कहा, चिंता मत करो महान राजा सुवु, मैं यात्रा का प्रबंध करूंगा। मैं रास्ते में कुछ लोगों को जानता हूं। सुवु ने सहमति में सिर हिलाया। अच्छा। उसी समय द्वारपाल ने प्रसन्नतापूर्वक उनका अभिवादन किया। स्टीवर्ड हान, आदरणीय अतिथि, आप यहाँ क्यों आए हैं? दापिंग ने मुड़कर स्पष्ट किया, ये कोई सामाजिक भेंट नहीं है। ये हमारे महान राजा हैं और एक आत्मा औषधि विशेषज्ञ भी हैं। द्वारपाल ने समझदारी से सिर हिलाया। मैं समझ गया, मैं समझ गया। कृपया अंदर आइए। चारों ओर देखते हुए सुवु खुद को रोक नहीं पाया और बोला, मुझे कहना होगा, ये स्पिरिट एपोथेकरी वाकई प्रभावशाली है। द्वारपाल ने तुरंत उन दोनों को अंदर ले जाकर कहा, इस ओर आओ। आज आए हर्बलिस्ट और कीमियागर सभी यहीं इंतजार कर रहे हैं। हान दापिंग ने आभार व्यक्त किया, शुक्रिया। मैं आपको किसी और दिन ड्रिंक पिलाऊंगा। द्वारपाल ने तुरंत मना कर दिया, मुझे धन्यवाद देने की कोई जरूरत नहीं है महोदय। आप बहुत दयालु हैं। जैसे ही वे मुख्य हॉल में दाखिल हुए, किसी ने जल्दी से उनका अभिवादन किया। मैं स्टीवर्ड हान हूं। आप यहाँ क्यों आए हैं? हान दापिंग ने जल्दी से समझाया, मैं हमारे महान राजा के साथ ये देखने जा रहा हूं कि क्या किसी खास आत्मा जड़ी बूटी का इलाज संभव है। महान कीमियागर लिंगतियानी ने तुरंत व्यंग्य किया, मेरे जीते जागते एक तुच्छ आत्मा जड़ी बूटी विशेषज्ञ हमारे बीच बैठने की हिम्मत कैसे कर सकता है? सुवू का चेहरा लाल हो गया।
अरे क्या मैंने तुम्हारे चावल खाए या तुम्हारे पूर्वजों की कब्रों को अपवित्र किया? मेरे अंदर आते ही मुझे निशाना बना रहे हो। तुम कौन हो? हान दापिंग ने शांत रहने की कोशिश करते हुए जवाब दिया। हमें बूढ़े झाओ ने सिफारिश की थी। बूढ़े झाओ ने सुझाया है। स्पिरिट अपोथेकरी के कर्मचारी तुरंत गर्मा गए। तो इसमें कोई गलती नहीं है। गुरु कृपया बैठिए। लिंग तियानी ने मन ही मन सोचा, मैंने लियांग शहर में झाओ उपनाम वाले किसी कीमियागर के बारे में कभी नहीं सुना। खैर, लगता है वे आत्मा औषधालय के परिचित हैं। मैं उन्हें मुंहतोड़ जवाब दूंगा। एक उच्च स्तरीय कीमियागर होने के नाते भले ही ये कमरा आवारा लोगों से भरा हो, मुझे अपना संयम बनाए रखना होगा। यह सचमुच एक बोझ है। सु वू के गुस्से भरे भाव देखकर हान दापिंग ने उसे शांत किया। मास्टर सु, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। स्पिरिट एपोथेकरी के प्रतिनिधि ने तुरंत घोषणा की। अब जब सभी आ गए हैं, तो मैं सीधे मुद्दे पर आता हूँ। हमारे स्पिरिट एपोथेकरी की अनमोल संपत्ति 5वीं रैंक की ब्लड हिबिस्कस स्पिरिट जड़ी बूटी बीमार पड़ गई है। आप सभी डोंगझो काउंटी के प्रसिद्ध हर्बलिस्ट और कीमियागर हैं। हम आपसे विनती करते हैं कि अपनी विशेषज्ञता प्रदान करें और इस ब्लड हिबिस्कस को बचाएं। जो भी सफल होगा, उसे हमारे औषधीय उद्यान से कोई भी 3 स्पिरिट जड़ी बूटियां चुनने का विशेषाधिकार दिया जाएगा। मैं अभी बीमार जड़ी बूटी वापस लाता हूँ। कृपया एक क्षण प्रतीक्षा करें। इस खबर ने सु वू के अंदर उत्साह की चिंगारी जला दी। 3 स्पिरिट जड़ी बूटियां। स्पिरिट एपोथेकरी इस बार पूरी ताकत लगा रही है। औषधीय उद्यान से चुनने का मौका। क्या इसका मतलब ये नहीं कि मैं सचमुच स्पिरिट जड़ी बूटियों को छू सकती हूँ? मुझे इस मौके का पूरा फायदा उठाना चाहिए। लिंग त्यानी ने अपना आत्म प्रशंसात्मक एकालाप जारी रखा। घमंड नहीं करना चाहता, लेकिन मेरी वुड स्पिरिट कायाकल्प सुइयों के साथ मेरी इस एक्यूपंक्चर तकनीक से कोई भी गंभीर रूप से बीमार आत्मा जड़ी बूटी। उसने अपनी बात पूरी भी नहीं की थी कि सु वू ने उसके चेहरे पर चाय छिड़क दी। पौधों के इलाज के लिए एक्यूपंक्चर? क्या मैं गलत रास्ते पर चल पड़ा? लिंग तियानी स्वाभाविक रूप से इसे जाने नहीं देगा। मैंने तो बस इतना पूछा था कि आप जैसा तुच्छ आध्यात्मिक हर्बलिस्ट मेरे बराबर क्यों बैठा है। बस एक छोटा सा सवाल और तुम मेरा अपमान कर रहे हो। उसने खुद को शांत करने की कोशिश की। मैं एक सितारा कीमियागर हूं। मुझे संयम बरतना चाहिए, बस थोड़ा संयम। उसने आगे कहा, क्या तुम्हें सचमुच मेरे जैसे एक सितारा कीमियागर का क्रोध झेलने का डर नहीं है? सु वू के स्वर में व्यंग्य झलक रहा था। माफ करना, मैंने सच में कभी नहीं सुना कि एक्यूपंक्चर से पौधों का इलाज किया जाता है। लो, मैं तुम्हारे लिए ये बात मिटा देता हूँ। वो मन ही मन गुस्से से बोला, मैं तुम्हें बर्दाश्त कर लूंगा मेरे पैर। लिंगतियानी गुस्से से भड़क उठा। एक सितारा कीमियागर का प्रकोप। जीवन और मृत्यु की सुइयां। यह सुई एक घटिया आध्यात्मिक कलाकृति है। क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारी जंग लगी कुल्हाड़ी से रोक पाएगी? सुवू को थोड़ी घबराहट हुई। धिक्कार है। क्या उसे इतना गुस्सा आना जरूरी है? सभी कीमियागर ऐसे क्यों होते हैं? लिंग त्यानी ने अपनी धमकियां जारी रखी। मेरी सुइयां आत्मा की जड़ी बूटियों को बचा सकती हैं और लोगों को मार भी सकती हैं। मुझे नाराज करने का नतीजा। इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी कर पाता, स्पिरिट अपोथेकरी का प्रतिनिधि फिर प्रकट हुआ। 5वां रैंक का ब्लड हिबिस्कस आ गया है। लिंग तियानी ने प्रतिनिधि पर एक सुई चुभो दी और बाकी 2 5वें स्थान पर ब्लड हिबिस्कस पर। यह सुनकर स्पिरिट एपोथेकरी के कर्मचारी हैरानी से चिल्ला उठे, अरे तुम क्या कर रहे हो? स्पिरिट एपोथेकरिस्ट घबरा गए। उस आदमी को दवा और स्पिरिट जड़ी बूटी पकड़े हुए देखकर दोनों ही अस्थिर रूप से डगमगा रहे थे। वो तुरंत गुस्से से भड़क उठा। आखिर ये क्या हो रहा है? लिंग तियानी और सुवू मदद के लिए आगे बढ़े। मैनेजर झांग, मैंने उसे पकड़ लिया। पकड़ लिया, पकड़ लिया, सुवू हकलाते हुए बोला। कसम से, ये जानबूझकर नहीं किया गया। क्या आप मेरी बात पर यकीन करते हैं? बाकी अत्तार बहाने बनाने लगे और पीछे हटने लगे। मेरी बुजुर्ग माँ ने अभी अभी मेरी छोटी बहन को जन्म दिया है। मेरा चिकन सूप उबलने वाला है। मेरा कुत्ता ऊंट से शादी करने वाला है। भागो भागो, कुछ भयानक हुआ है। लिंग तियानी घबरा गया। अब हम क्या करें? सुवू ने आग्रह किया, पहले उसे बचाओ। उसने जल्दी से कहा, ओ मेरे पास इमरजेंसी पिल्स हैं। मैनेजर झांग अचानक होश में आया। मेरी स्पिरिट हर्ब कहाँ है? हान दापेंग ने जल्दी से उसे आश्वस्त किया, चिंता मत करो भाई, मैंने इसे पकड़ लिया है। ये टूटा नहीं है। मैनेजर झांग को थोड़ी राहत मिली। नहीं टूटा तो अच्छा है। फिर उसे एक और झटका लगा, लेकिन लगता है इसे अल्केमिस्ट लिंग की सुई चुभ गई है। ये आत्मा जड़ी बूटी, इसका कुछ सार खो गया है। मैनेजर झांग फिर से गुस्से से भर गया। आकाश मुझे मारने की कोशिश कर रहा है। वहां मौजूद सभी लोग चिल्लाए, वो बेहोश हो गया है। उसे गोली दो, जल्दी से गोली दो। आधे घंटे बाद
मैनेजर झांग को होश आया और उन्होंने तुरंत पूछा, अरे बताओ यहाँ क्या हुआ? बताओ अब हम क्या करेंगे? भाई हान, सच में तुम तो पहले ही अस्थायी रूप से अपने पद से हट चुके हो। तुम यहाँ मुसीबत खड़ी करने के लिए लोगों को क्यों लाए हो? भले ही आप मेरे वरिष्ठ थे, फिर भी आपको इतनी दूर जाने की जरूरत नहीं थी। हान दापिंग ने जल्दी से अपना बचाव करते हुए कहा, इसका वास्तव में मुझसे कोई लेना देना नहीं है। लिंग तियानी ने सारा दोष सुवू पर मढ़ने की कोशिश की। सारी गलती तुम्हारी है। अगर तुम ना होती तो मैं अपनी सुइयां इस्तेमाल ही न करती। सुवू पीछे हटने वाला नहीं था। अगर तुमने अपनी सुइयां इस्तेमाल न की होती तो मैं कैसे बच पाता? जब कुछ हुआ ही नहीं तो तुम इतने गुस्से में क्यों हो? स्पिरिट एपोथेकरी मैनेजर ने बीच में ही टोकते हुए कहा, आह, मैंने स्पिरिट एपोथेकरी को इतने साल बिना एक भी गलती किए समर्पित किए हैं। मैं बस इतना ही कहूंगा, अगर ये स्पिरिट जड़ी बूटी आज ठीक नहीं हुई तो हम चारों में से कोई भी इस कमरे से जिंदा बाहर नहीं निकल पाएगा। मानो या न मानो, अब तक कई सैनिक बाहर प्रकट हो चुके थे और उनके चेहरे पर खौफनाक हत्या का भाव था, जिससे अंदर मौजूद हर कोई डर से कांप रहा था। मुझे यकीन है, मुझे यकीन है। चलो पहले उन पीछा करने वालों से निपटते हैं। पंखुड़ियां गिर गईं और पत्तियां मुरझा गईं। इसके अलावा रक्त हिबिस्कस की आध्यात्मिक ऊर्जा धीरे धीरे क्षीण हो रही थी। यह उसकी जीवन शक्ति के क्षीण होने का स्पष्ट संकेत था। लिंग तियानी ने उत्सुकता से पूछा, 5वीं रैंक की स्पिरिट हर्ब की जीवन शक्ति इतनी कमजोर कैसे हो सकती है? क्या आपने वुड स्पिरिट लीव्स इस्तेमाल की हैं? ये स्पिरिट हर्ब की जीवन शक्ति को फिर से भरने के लिए एक चमत्कारी दवा है। मैनेजर झांग के पसीने छूट गए। हमने सब कुछ आजमा लिया है, कुछ भी काम नहीं करता, लेकिन इसकी जीवन शक्ति कमजोर होती जा रही है। पत्तियां मुरझाने लगी हैं। अचानक उसे एक नया विचार सूझा, तो फिर हम सिर्फ वुड स्पिरिट रिजुविनेशन नीडल्स ही आजमा सकते हैं। अपनी क्षमताओं पर सवाल उठते देख लिंग तियानी ने जोर देकर कहा, यह वास्तव में काम कर सकता है। यह उन मूल सुइयों का उपयोग करने के बारे में है जो पहले से ही आध्यात्मिक जड़ी बूटी के भीतर आध्यात्मिक ऊर्जा को प्रसारित करने के लिए मेरिडियन खोल चुकी हैं, जिससे स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित करने में आत्मा जड़ी बूटी की असमर्थता की मूलभूत समस्या का समाधान हो जाता है। मैनेजर झांग ने अनिच्छा से सहमति जताई, तो चलो इसे आजमाते हैं। वैसे भी हमारे पास कोई विकल्प नहीं बचा है। अगर ये जिंदा रहता है तो हम सब जिंदा रहेंगे, अगर ये मर जाता है तो हम सब एक साथ मरेंगे। लिंग तियानी ने अपना काम शुरू किया। वुड स्पिरिट रिजुविनेशन सुइयां, उसने घोषणा की। पहली सुई सील फेट। आह, ब्लड हिबिस्कस कांप उठा। यह काम कर रहा है, किसी ने कहा। वुड स्पिरिट रिजुविनेशन नीडल्स, दूसरी नीडल गैदर स्पिरिट। पत्ते सीधे खड़े हो गए हैं। एक चमक है। ये काम कर रहा है, ये काम कर रहा है। लकड़ी आत्मा कायाकल्प सुई, तीसरी सुई वसंत को गले लगाओ। हाँ हाँ, फूल थोड़ा सा खिल गया है। यह फिर से खिल रहा है। किनारे भी चमक रहे हैं। रंग लगभग फ्लोरोसेंट है। यहां तक कि एक झिलमिलाता प्रभाव भी है। मैनेजर झांग बहुत खुश हुआ। ग्रैंड ऑल्केमिस्ट लिंग सचमुच एक मास्टर ऑल्केमिस्ट है। इस एक्यूपंक्चर तकनीक ने इसे ठीक कर दिया है। लिंग तियानी ने विनम्रता का दिखावा किया। मैं इतना आगे नहीं जाऊंगा। मुझे बस खुशी है कि मैंने 1 स्टार अल्केमिस्ट की उपाधि को कलंकित नहीं किया। स्पिरिट एपोथेकरी के कर्मचारी अभी भी कृतज्ञता से भरे हुए बोले, ओह नहीं नहीं, आप हम सबके लिए प्रेरणा हैं। आप बहुत दयालु हैं। हान दापिंग और सुवू ने सावधानी से स्पिरिट जड़ी बूटी को देखा, एक दूसरे से अपनी शंकाएं बुदबुदाते हुए। यह काफी जीवंत लग रहा है। शायद ये जिंदा हो। तो बस इतना ही। जड़ी बूटियों के बगीचे में जाने का कोई मौका नहीं। अचानक चीख गूंजी, अरे अरे, एक दूसरे को बधाई देना बंद करो, कुछ गड़बड़ है। काले धब्बे। लिंग तियानी और मैनेजर झांग के चेहरे पीले पड़ गए। क्या हो रहा है? मेरिडियन से आध्यात्मिक ऊर्जा का प्रवाह साफ तौर पर खुल गया है। ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया। ब्लड हिबिस्कस निश्चित रूप से मरने वाला है। हम बर्बाद हो गए। हम सब आज यहां मरने वाले हैं। अल्केमिस्ट लिंग, तुम्हें किसी से भी बेहतर पता होगा कि रैंक 5 स्पिरिट हर्ब का क्या महत्व है। लिंग तियानी ने विलाप करते हुए कहा, मैं सिर्फ 24 साल का हूं और पहले से ही 1 स्टार अल्केमिस्ट हूं। मेरा भविष्य उज्जवल है। मैं यहां नहीं मर सकता। लेकिन बाहर इतने सारे मार्शल आर्टिस्ट हैं मैनेजर। हम बच नहीं सकते। हम क्या करेंगे? सुबू बहुत शांत रहा। ये चेहरे क्यों लटके हुए हैं? तुम्हारी मानसिक दृढ़ता बहुत कमजोर है। सिर्फ इसलिए मत मान लो कि तुम असफल हो गए हो। मैं भी असफल हो जाऊंगा। मैंने तो अभी तक कोशिश भी नहीं की है।
लिंग तियानी ने पलटकर जवाब दिया, ऐसे समय में हमें दिलासा देने की कोशिश मत करो। मैं जो औषधीय जड़ी बूटियों के गुणों में पारंगत एक रसायनज्ञ हूं भी असहाय हूं। तुम एक निम्न स्तरीय आत्मा औषधि विज्ञानी तो और भी कमजोर हो। मैनेजर झांग पूरी तरह निराश हो गया। हम मर चुके हैं, हम मर चुके हैं। मुझे चीफ मैनेजर बने ज्यादा समय भी नहीं हुआ। भाई हान, क्या तुम हमें मरवाने ही वापस आए हो? अगर तुम मेरी जगह चाहते थे तो पूछ लेते। इसकी कोई जरूरत नहीं थी। एक स्टार कीमियागर बनने के लिए जरूरी है कि आप रैंक 1 स्पिरिट जड़ी बूटियों से रैंक 1 औषधीय गोली को 50% से ज्यादा सफलता दर के साथ परिष्कृत करें और स्पिरिट सेंडिंग पिल्स की 10 बोतलों को 20 से ज्यादा गोलियों के साथ सफलतापूर्वक परिष्कृत करें। लेकिन ये तो रैंक 5 स्पिरिट जड़ी बूटी है। आखिर हुआ क्या है? मुझे लगता है अब तक आपको समझ आ गया होगा। सु वू ने उस जड़ी बूटी को छुआ और कहा, मैं यहाँ कीमियागर की परीक्षा देने नहीं आया हूँ। मैं तो बस उस जड़ी बूटी का निदान करने आया हूँ। तुम सब बहुत ज्यादा सोच रहे हो। उसे अचानक कुछ याद आया। कीमियागर, है ना? बूढ़े झाओ और पहाड़ पर उस बच्चे का भी यही दर्जा है। कोई खास बात नहीं। 5वीं रैंक वाली स्पिरिट जड़ी बूटी की जांच करते हुए। ब्लड मिस्ट फ्लावर की मिट्टी रोगग्रस्त है। फूल की जीवन शक्ति प्रभावित हो रही है। रैंक 5 उर्वरक के इस्तेमाल की सलाह दी जाती है। ब्लड मिस्ट फ्लावर के बीज अनलॉक किए गए। एक रैंक 5 स्पिरिट हर बीज प्राप्त हुआ। बोध जोड़ 5। सु वो खुश हो गया। सब खुश हो जाओ। इस फूल को बचाया जा सकता है। स्पिरिट जड़ी बूटियां इकट्ठा करके लेवल बढ़ाने का सबसे तेज तरीका अभी भी क्वेस्ट इकट्ठा करना है। 5वीं रैंक का फर्टिलाइजर, 5 लाख स्टार कॉइन, यानी 500 उच्च श्रेणी के स्पिरिट स्टोन। महंगे? मैनेजर झांग ने हैरानी से पूछा। हु, इसे बचाया जा सकता है? लिंग तियानी ने संदेह से कहा। बकवास है। तो बताओ, इसमें आखिर क्या गड़बड़ है? सु वू ने धैर्यपूर्वक समझाया। हो सकता है कि रक्त हिबिस्कस में ही समस्या न हो। समस्या मिट्टी में है। आपने मिट्टी की समस्या का समाधान किए बिना ही उसकी जीवन शक्ति को जबरदस्ती उत्तेजित कर दिया। इसीलिए वो और भी तेजी से मर रहा है। मैनेजर झांग ने गुस्से से कहा, क्या? 5वीं रैंक की स्पिरिट जड़ी बूटियों के लिए मिट्टी का चयन हमारे स्पिरिट एपोथेक्री द्वारा सावधानी पूर्वक किया जाता है। और आप कह रहे हैं कि इसमें कोई समस्या है? क्या आपको यकीन है? लिंग तियानी ने बीच में कहा, वो जरूर झूठ बोल रहा है। दोष किसी और पर मढ़ने की कोशिश कर रहा है। एक विद्वान मारा जा सकता है, अपमानित नहीं। तुम्हारा जमीर सचमुच सड़ा हुआ है। सुवू दृढ़ रहा। 100% पक्का। लेकिन इसका हल थोड़ा महंगा है। अपने वस्त्र से कुछ निकालते हुए मैनेजर झांग ने कहा, चिंता मत करो। मेरे पास कुछ क्लियर स्पिरिट ग्रास है, जो एक प्रथम श्रेणी की स्पिरिट जड़ी बूटी है, जो मिट्टी के बारे में ज्यादा नहीं चूजी है। सब हैरान थे। साफ स्पिरिट ग्रास? यह तंबाकू के पत्तों जैसा क्यों दिखता है? मैनेजर झांग ने समझाया, हम आमतौर पर इसका इस्तेमाल उन स्पिरिट हर्ब्स की आध्यात्मिक ऊर्जा की पूर्ति के लिए करते हैं जिनमें आध्यात्मिक ऊर्जा की कमी होती है। ये बहुत मजबूत होती है। इसका इस्तेमाल करने से हमें तुरंत पता चल जाएगा। काले धब्बे दिखाई दे रहे हैं। मिट्टी में सचमुच कोई समस्या है। महान राजा सु वाकई एक प्रतिभाशाली व्यक्ति हैं। इतनी छोटी सी समस्या भी उनकी नजर से नहीं बची। लिंग तियानी ने जिद से मना करते हुए कहा, बस किस्मत अच्छी है। और अगर मिट्टी की समस्या है तो बस मिट्टी बदल दीजिए। महंगी दवा खरीदने की जरूरत नहीं है। मैनेजर हिचकिचाया। जरूरी नहीं। ब्लड हिबिस्कस को रोपना बहुत मुश्किल होता है। यह आसानी से मिट्टी से अलग हो जाता है और दोबारा रोपने के बाद इसके बचने की संभावना बहुत कम होती है। सुवू ने थोड़ा सिर हिलाया। सच में? और मत भूलना, काले धब्बे पहले ही पड़ चुके हैं। अगर इस पर ध्यान नहीं दिया गया तो बिना रोपे भी ये मर जाएगा। मैनेजर झांग ने स्वीकार करना शुरू किया। मुझे आश्चर्य है कि महान राजा सु की दवा की कीमत कितनी है। क्या इससे समस्या पूरी तरह हल हो सकती है? लिंग तियानी ने विरोध किया। क्या ये सिर्फ कीमतों में हेराफेरी नहीं है? मैं, लिंग, इस तरह के व्यवहार से घृणा करता हूँ। सुवू मुस्कुराया। सिर्फ 998 उच्च श्रेणी के स्पिरिट स्टोन। बीमारी ठीक होने की गारंटी और मिट्टी और काले धब्बे पूरी तरह गायब हो जाएंगे। उसके बगल में खड़ा दापिंग हैरान था। ये तो बहुत महंगा है। मैं मुख्य प्रबंधक के तौर पर महीने में सिर्फ एक उच्च श्रेणी का स्पिरिट स्टोन कमा पाता हूँ। 998? इसमें कितना समय लगेगा? लिंग तियानी पसीने से तरबतर होकर बोला, ये तो बहुत अजीब है। 998? क्या तुम कोई देहाती आदमी हो जिसने कभी पैसा नहीं देखा? सुवू ने शांति से समझाया, ये सिर्फ 10 पर्पल स्टार कार्ड हैं। मैं चावल और सेब बेचकर रोजाना 2-3 कार्ड कमाता हूँ। 10 ज्यादा नहीं होते।
एक पर्पल स्टार कार्ड 100 उच्च श्रेणी के स्पिरिट स्टोन या 10,000 मध्यम श्रेणी के स्पिरिट स्टोन के बराबर होता है। मैं हर महीने सामान के लिए 998 रुपए देता हूँ। यह जेब खर्च के बराबर है। लिंग तियानी को शक हुआ। चावल और सेब बेचकर महीने में कई पर्पल स्टार कार्ड कमा सकते हो। क्या तुम हमें बेवकूफ समझते हो? पास खड़े मैनेजर झांग ने तुरंत सहमति जताई। वे बहस करने लगे हैं। जाहिर है वो वही है। अगर इसे नहीं बचाया जा सका तो आज हम सब मर जाएंगे। फिर पैसे का कोई मतलब नहीं रहेगा। ताश के पत्तों का एक ढेर निकालते हुए उसने आगे कहा, और हाँ, यह 5वीं श्रेणी की स्पिरिट जड़ी बूटी है। 20 पर्पल स्टार कार्ड भी ज्यादा नहीं होते। 10 कार्ड बचाकर रखना ही अच्छा सौदा है। मेरे पास बस इतना ही है। छुट्टे पैसे लौटाने की कोई जरूरत नहीं है। और हाँ, चूंकि काले धब्बे तुम्हारे एक्यूपंक्चर की वजह से ही पड़े थे, इसलिए 1/3 जिम्मेदारी तुम्हारी है। अपने स्पिरिट स्टोन तैयार कर लो, वरना मैं गारंटी देता हूं कि तुम स्पिरिट एपोथेकरी को नहीं छोड़ोगे। सुवू तारीफ किए बिना नहीं रह सका, जैसा स्पिरिट एपोथेकरी से उम्मीद थी। वाकई प्रभावशाली। लिंगतियानी घबराकर चिल्लाया, ये मेरी क्या गलती है? लिंगतियानी घबरा गया। 1/3 यानी 333.33 उच्च श्रेणी के स्पिरिट स्टोन। मैं साल भर गोलियों को परिष्कृत करने में मेहनत करता हूं और सिर्फ 20 ही कमा पाता हूं। मैं इतना खर्च कैसे उठाऊंगा? मेरे पास पैसे नहीं है। नहीं, रुको, ये एक जाल है। वे मेरे स्पिरिट स्टोन्स हथियाने की साजिश रच रहे हैं, या फिर वे जानबूझकर स्पिरिट अपोथेकरी में अल्केमिस्ट्स और अपोथेकरिस्ट्स को अपने लिए काम करने के लिए मजबूर कर रहे हैं। कोई आश्चर्य नहीं कि उन तीनों अल्केमिस्ट्स और अपोथेकरिस्ट्स ने भागने के लिए ऐसे तुच्छ बहाने बनाए। मैंने ये पहले क्यों नहीं सोचा? ये महान राजासु जरूर कोई जाल बिछा रहा है। जरूर। मैंने पहले भी उस स्पिरिट जड़ी बूटी की जांच की थी और वो वाकई बीमार थी। मैंने उस पर एक्यूपंक्चर का इस्तेमाल किया था। यह सिर्फ एक संयोग था, लेकिन अब मैं इसे कैसे समझाऊं? सिस्टम, 5वीं श्रेणी के उर्वरक पर स्विच करो। सुवो ने कुछ निकालते हुए कहा, आपका 5वीं श्रेणी का उर्वरक, जिसे गोल्डन ब्लॉसम भी कहते हैं। दापिंग अचानक उलझन में पड़ गया। महान राजा सू ने यह नाम कहां से निकाला? लिंग तियानी अभी भी सोच में डूबा हुआ था। क्या सचमुच महान राजा सू ने ही ये नाम सोचा था? मैनेजर झांग ने यह भी पूछा, ये खाद कहां से आई? सू वो ने समझाया, इसकी बारीकियों की चिंता मत करो, बस इसे एक जादू समझो। उसने मन ही मन सोचा, मुझे ये छिपाने का कोई तरीका ढूंढना होगा कि मैं ये चीजें कैसे प्राप्त कर रहा हूँ। क्या इस महाद्वीप पर भंडारण के लिए छल्ले हैं? मैनेजर झांग ने आगे कहा, लेकिन ये खाद, ये गोल्डन ब्लॉसम कोई आसान काम नहीं है। क्या मैं इसे वापस कर सकता हूँ? सू वू ने सीधे मना कर दिया। एक बार खत्म हो जाने के बाद इसे वापस नहीं किया जा सकता। लिंग तियानी ने अपने नाखून काटते हुए सोचा, हा, तुम सब मुझे बरगलाने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन बदकिस्मती से मैं इसमें नहीं फंसूंगा। मिट्टी की बहाली इतनी जल्दी नहीं हो सकती। मिट्टी की बहाली में समय लगता है। तुम स्पिरिट स्टोन लेकर चले जाओगे। अगर ये काम नहीं आया तो हम तुम्हें कैसे ढूंढेंगे? फिर तुम सारा दोष मुझ पर मढ़ दोगे और मुझे स्पिरिट अवतार का कर्ज चुकाने पर मजबूर कर दोगे, है ना? आगे पीछे तुम लोग इस घोटाले में बड़ा दिखावा कर रहे हो। दापिंग तुरंत गुस्से से दहाड़ा। अरे तुम्हारा क्या मतलब है? हमारे महान राजा अपना वचन निभाते हैं। मैं हान दापिंग अपनी जान की बाजी लगाकर इसकी गारंटी देता हूँ। मुख्य प्रबंधक ने उसे तुरंत याद दिलाया, भाई हान, तुम अपनी जान देकर भी इसकी गारंटी नहीं दे सकते। अगर फूल ठीक नहीं हुआ तो हम में से कोई भी यहां से नहीं निकल पाएगा। उसे लिंग तियानी के लिए थोड़ी सहानुभूति हुई। क्या ये लिंग तियानी का भ्रम है? लेकिन उसकी बात तो कुछ हद तक सही है। लिंग तियानी अधीर हो गया और उन्हें आगे बढ़ने के लिए उकसाया। अब दिखावा करने का कोई फायदा नहीं है। मुझे यकीन है कि ये खाद पूरी तरह से नकली है। बिल्कुल बेकार। बच्चे, क्या तुम मुझसे शर्त लगाने की हिम्मत कर सकते हो? अगर तुम फूल को बचा सकते हो तो मैं एक प्रथम श्रेणी का कीमियागर तुम्हारे अधीन हो जाऊंगा और तुम्हारे अधीन एक बड़ा कीमियागर बन जाऊंगा। अगर तुम इसे नहीं बचा पाए तो तुम मेरी कीमिया की दुनिया में एक सफाई कर्मी बन जाओगे। कैसा रहेगा? सुवू ने तुरंत जवाब दिया, अगर इसे बचाया नहीं जा सका तो हम सब मर जाएंगे। अगर तुम जीत गए तो तुम्हारा क्या भला होगा? हमारे पहाड़ पर नीला गोली का सील है। एक 1 स्टार अल्केमिस्ट। अगर मैं जीत भी गया तो भी मुझे तुम्हें एल्डर बनने के लिए वापस बुलाना पड़ेगा। लिंगतियानी ने गुस्से से अपनी छाती पीट ली। यह कैसी नजर है? क्या तुम्हें लगता है कि मेरे हुनर काफी नहीं है? मैं एक इज्जतदार 1 स्टार अल्केमिस्ट हूं। मैं अपना भविष्य यहीं दांव पर लगा रहा हूं। थोड़ा सम्मान तो दिखाओ। सू वू ने मुड़कर उसे मूल्यांकनात्मक दृष्टि से देखा। शर्त लगाना अच्छी बात नहीं थी और सुवू वास्तव में यह दांव लगाना नहीं चाहता था।
उसने सोचा, इस मुफ्तखोर का मैं क्या करूंगा। सिस्टम, इसकी क्या हालत है। इसी समय सिस्टम ने लिंग तियानी की पृष्ठभूमि की सूचना दी। लिंग तियानी एक स्टार कीमियागर, औसत मार्शल आर्ट प्रतिभा, घमंडी, दिखावटी, लेकिन अपने वादे का पक्का, अपनी प्रतिष्ठा को बहुत महत्व देता है। ग्रेट किंग माउंटेन में शामिल हो सकता है। हे भगवान, इतनी योग्यता ही तो काफी है भर्ती होने के लिए, सुवू ने मन ही मन सोचा। फिर उसने जोर से आह भरी। और हाँ, तुम बड़े तो ऐसे कहते हो जैसे बहुत आसान हो। क्या मेरा महान राजा पर्वत इतना सस्ता है। ये बात सुनकर लिंग तियानी आग बबूला हो गया। यह कैसा रवैया है। तुम शर्त लगाओगे या नहीं। उसके बाद सबने उसकी बात अनसुनी कर दी। महान राजा सू, उस बेवकूफ की परवाह मत करो। चलो आगे बढ़ते हैं, किसी और ने बीच में कहा। हाँ हाँ, महान राजा सू, हम इस गोल्डन ब्लॉसम खाद का इस्तेमाल कैसे करते हैं। इस दृश्य को देखकर लिंग तियानी अपना संयम खो बैठा। उसके कानों से मानो भाप निकल रही थी। सुवू ने निर्देश दिया, खाद का थैला लो और उसे डाल दो। बस ऐसे ही डालो और फिर मिट्टी को पलट दो। बस। उसके बगल में खड़े दोनों लोग अवाक रह गए। बस इतना ही। क्या तुम मजाक कर रहे हो। सुवू ने समझाया, निर्देश तो यही कहते हैं। लिंग तियानी ने मौके का फायदा उठाते हुए व्यंग्य किया। हाँ हाँ, लगता है तुमने हार मान ली है। तो फिर मैं जीत गया। बस डाल दो और मिट्टी पलट दो। तुम हमें बेवकूफ समझते हो, पर चिंता मत करो, अगर तुम बाद में मेरे मातहत भी बन गए तो भी मैं तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार नहीं करूंगा। लेकिन हुआ कुछ अनपेक्षित। खाद का असर हुआ। पौधे की पत्तियां खिल उठी और चमकने लगी। एक चमकीला प्रभाव दिखाई दिया और काले धब्बे धीरे धीरे फीके पड़ गए और अंततः पूरी तरह से गायब हो गए। फूल फिर से खिल उठा था। सभी ने प्रशंसा से कहा, महान राजा सू, यह सचमुच एक दिव्य कलाकृति है। यह दृश्य देखकर लिंग तियानी स्तब्ध रह गया और उसकी आंखें खुल गईं। वो केवल हकलाते हुए कह सका, मैं। उसका दिमाग तेजी से घूम रहा था। मैं क्या करूं। मेरा तो काम तमाम। उसने तो ब्लड हिबिस्कस को ठीक कर दिया था। अब वो मेरे लिए मुश्किलें नहीं बढ़ाएंगे। क्या मुझे अपना कर्ज चुकाने के लिए 1 साल तक स्पिरिट एपोथेक्री में रहना पड़ेगा। मैं एक इज्जतदार 1 स्टार अल्केमिस्ट हूं। अब बस एक ही रास्ता बचा है। अचानक वो सुवू के पैरों पर गिर पड़ा और दयनीय रूप से रोने लगा। बड़े भाई, कृपया मुझे अपने अंदर ले लीजिए। सुवू ने उसे लात मारते हुए डांटते हुए कहा, अरे हट जा मेरे ऊपर से। कुछ तो इज्जत रखो। मैंने तो तुमसे शर्त भी नहीं लगाई। बाकी दोनों को समझ नहीं आया कि क्या हो रहा है और उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। लिंग तियानी ने अपने वादों को बहुत गंभीरता से लेते हुए सुवू से कथित समझौते का सम्मान करने की विनती की। जादूगर ने चमत्कारी उर्वरक की एक थैली चुपके से अपने वस्त्र में डाल ली तथा सुंदर मौसम की प्रशंसा करने का नाटक किया, यह सोचकर कि उसे किसी ने नहीं देखा, लेकिन 6 आंखें स्पष्ट रूप से पूरे दृश्य को देख रही थीं। सुवू ने आह भरते हुए कहा, सच में इसके लिए कोई तुमसे लड़ नहीं रहा। ये चाल वाकई बेजोड़ थी। सभी लोग स्पिरिट एपोथेक्री पहुंचे, जहां कीमियागर ने अपना औषधीय उद्यान दिखाया था। सुवू आश्चर्यचकित था। वो जगह ग्रीन हाउसों से भरी थी, जो इस दुनिया में धन की निशानी है। उसने सोचा, मेरे पहाड़ पर एक औषधीय उद्यान होना अद्भुत होगा। उसके पीछे खड़े दोनों लोग शोर मचा रहे थे। एक ग्रीन हाउस के अंदर एक सफेद बालों वाला बूढ़ा आदमी खड़ा था। उसने किसी को पुकारते सुना, बूढ़े वू, खूनी गुड़हल ठीक हो गया है, हम इसे तुम्हारे पास लाए हैं। बूढ़े ने संतोष से जवाब दिया, इतनी जल्दी ठीक हो गया। इस बार जिस व्यक्ति को हमने बुलाया था वो काफी काबिल है। वो कौन है। क्या तुम्हारे पीछे खड़ा कीमियागर है। लिंग तियानी ने मुस्कुराते हुए सुवू की ओर अजीब तरह से इशारा किया। मैं नहीं, ये वही है। बूढ़े ने आगे कहा, 5वें दर्जे के ब्लड हिबिस्कस को ठीक करने वाला ये युवक कोई साधारण इंसान नहीं है। सुवू ने विनम्रता से कहा, आप बहुत दयालु हैं। बूढ़े वू ने उसे 3 रैंक 3 स्पिरिट जड़ी बूटियां दी। शुक्रिया अदा करने के बाद सुवू देखने के लिए अंदर गया। बगीचे में इतनी सारी आध्यात्मिक जड़ी बूटियां देखकर सुवू की आंखें चमक उठीं। आध्यात्मिक शक्ति और एक शरीर और एक। उसने उत्साह से सोचा। बूढ़े आदमी ने थोड़ा झुंझलाकर उसे तीसरी श्रेणी की आध्यात्मिक जड़ी बूटियों वाले हिस्से की ओर इशारा किया। सुवू मुस्कुराया और कहा कि उसे कोई जल्दी नहीं है, पहले वो अपना दायरा बढ़ाना चाहता है। दूसरी तरफ लिंग तियानी ने आह भरी, लगता है 2 सितारा एल्केमिस्ट के पद पर मेरी पदोन्नति अब नामुमकिन है। उसने अपनी कनपटियां रगड़ी। अगर मैंने खुद ये स्पिरिट जड़ी बूटियां हासिल की होती तो 3 रैंक 3 जड़ी बूटियों के बदले 1 रैंक 4 वाली जड़ी बूटी मिल सकती थी।
तब मैं इसका इस्तेमाल कीमिया के लिए कर सकता था और 2 सितारा कीमियागर बनने का मौका पा सकता था। हान दापिंग ने उत्सुकता से पूछा, हम कीमियागरों की रैंकिंग क्या है? क्या एक जेड एक स्टार कीमियागर है? मुझे याद है कि ओल्ड झाओ के पास 3 है, तो क्या वो 3 स्टार है? लिंग तियानी ने समझाया, प्रत्येक जेड एक स्टार का प्रतिनिधित्व करता है, जिसे निम्न, मध्यम और उच्च ग्रेड में विभाजित किया गया है। मैं वर्तमान में 1 स्टार हूं, क्योंकि मैं रैंक 4 स्पिरिट जड़ी बूटियां नहीं खरीद सकता। 1 सितारा कीमियागर अपने अपने स्तर के दान याओ को परिष्कृत करने के लिए रैंक 1 से रैंक 3 तक की स्पिरिट जड़ी बूटियों का इस्तेमाल करते हैं, जिसकी सफलता दर 50% से ज्यादा होती है। इसी तरह हम लेवल अप करते हैं। सुवू ने स्पिरिट जड़ी बूटियों को देखा और अपने सिस्टम से पूछा कि क्या लिंग तियानी ने जो कहा वो सही था। सिस्टम ने जवाब दिया, उसके पास 2 सितारा कीमियागर का हुनर है, लेकिन अनुभव की कमी है। ये सुनकर सुवू ने तारीफ की, तो उसमें कुछ हुनर जरूर है। तभी बूढ़े वू ने जल्दी से पूछा, क्या तुमने अपनी स्पिरिट जड़ी बूटियां चुन ली हैं? सुवू ने अपना सिर खुजाया और अजीब तरह से कहा, अच्छा, उस बारे में? क्या इन 3 रैंक 3 स्पिरिट जड़ी बूटियों को स्पिरिट स्टोन से बदला जा सकता है? मुझे स्पिरिट जड़ी बूटियों की जरूरत नहीं है। ये सुनकर बूढ़े वू का चेहरा काला पड़ गया। युवा मित्र, ये आत्मा के औषधालय के खजाने हैं, इन्हें यूं ही नहीं बेचा जा सकता। उसका गुस्सा देखकर सबके पसीने छूट गए। सु वू ने शांति से एक भूत पौधा उखाड़ा और कहा कि उसने सब कुछ सुन लिया है और ये खजाने ज्यादा दिन नहीं टिकेंगे। अपने खजाने को उखड़ता देख बूढ़ा वो चिल्लाया, हे भगवान, तुमने पूरी भूत पौधा जड़ से उखाड़ने की हिम्मत कैसे की? काले कपड़े पहने कीमियागर ने बूढ़े वू को दिलासा देते हुए कहा, घबराओ मत, उसे अपना काम पूरा करने दो। सु वू ने जड़ें दिखाई। देखो, जड़ों से काले धब्बे पहले ही फैल चुके हैं। हालत रक्त हिबिस्कस जैसी ही है, बस 5वीं श्रेणी की स्पिरिट जड़ी बूटी थोड़ी ज्यादा संवेदनशील होती है। बूढ़े वू का चेहरा और भी गहरा गया। तो फिर एक ही संभावना है, इस जमीन पर कभी हेलफ्लावर उगा था। यह रक्त धूप सागर द्वारा उत्पन्न एक पौधा है, जिसका उपयोग लोगों के मन को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। हेलफ्लावर से संक्रमित होने पर व्यक्ति अनिवार्य रूप से रक्त धूप सागर का गुलाम बन जाता है। जिस जमीन पर हेलफ्लावर उगाया गया है, वो आध्यात्मिक ऊर्जा से भरपूर प्रतीत होती है, लेकिन वास्तव में यह न केवल आत्मा जड़ी बूटियों को आध्यात्मिक ऊर्जा प्रदान करने में विफल रहती है, बल्कि उनकी जीवन शक्ति को भी समाप्त कर देती है। कीमियागर ने आश्चर्य से पूछा, क्या वो फूल सचमुच इतना रौबदार है? उनके पास खड़ा सुवू भी सोच में डूबा हुआ था। क्या ये धरती पर पाए जाने वाले पौधों जैसा नहीं है? बूढ़े वू ने गंभीरता से कहा, रक्त धूप सागर, वो शक्ति जियांगू से बहुत पहले ही लुप्त हो चुकी है। इस मिट्टी को आत्मा औषधालय में प्रकट करने के लिए ऐसा लगता है कि उन्होंने बहुत सारा नरक पुष्प उगाया है। मुझे परवाह नहीं कि जियांगो में अराजकता है, जब तक कि वे मेरे महान राजा पर्वत को उकसाए नहीं। सुवू ने अनुमान लगाया कि बूढ़ा वो अपनी कीमती आत्मा जड़ी बूटियों को बचाना चाहता था और सुनहरा कार्ड मांगेगा। उसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मेरे पास गोल्डन कार्ड तो है, लेकिन कीमत की बात करें तो? बूढ़े ने कहा कि कीमत पर बातचीत हो सकती है। ये सुनकर लिंग तियानई ने अचानक सुवू के पैर पकड़ लिए। बड़े भाई, कृपया मेरा साथ देते रहिए, मुझे यहाँ तड़पने के लिए मत छोड़िए। सुवू ने झुंझलाकर कहा, अरे, तुम अभी तक गए नहीं। उस दोपहर वापस लौटते हुए सुवू ने पिछली बात उठाई, मैंने तुम्हारा कर्ज चुका दिया है, फिर भी तुम मुझसे क्यों चिपके हुए हो? लिंग तियानी ने जवाब दिया, नुकसान तो नुकसान ही होता है। मैं अपनी बात का पक्का हूं। अब मैं तुम्हारे साथ पहाड़ पर लौटूंगा और एक बुजुर्ग बनूंगा। हान दापिंग अवाक रह गया। आखिरकार उसे खुद से भी ज्यादा बेशर्म कोई मिल गया था। तभी एक आदमी जिसका चेहरा चोटिल था और दांत कटे हुए थे, दांत पीसते हुए बोला, आखिरकार मैं तुम कमीनों को पकड़ ही गया। सु वू ने चिढ़कर कहा, मैंने तुमसे कहा था, मैं तुम्हारा कर्ज चुका चुका हूं, फिर भी तुम हमारे पीछे क्यों पड़े हो? हान दापिंग ने भी बेबसी से कहा, लिंग तियानी सचमुच बेशर्म है। मोटे चेहरे वाले लिंग तियानी ने ऐसे व्यवहार किया जैसे उसने कुछ सुना ही न हो। मैं तुमसे हार गया, इसलिए अब मैं इस पहाड़ का एक बुजुर्ग हूं। मैं अपनी बात का पक्का हूं। उसने आत्मविश्वास से कहा, चिंता मत करो, मैं एक स्टार कीमियागर हूं। मेरी कीमिया कलाएं लाजवाब हैं और मैं एक उच्च स्तरीय मार्शल आर्टिस्ट भी हूं। सो वो चुप रहा, मन ही मन सोच रहा था कि इस आदमी को सचमुच जरा भी शर्म नहीं है। अगर आज इतने सारे गुण आत्मसात करने के बाद उसका मूड इतना अच्छा नहीं होता, तो बात कुछ और होती। अचानक एक हाथ निकला और भूतिया साया जहर की सुइयां छूटने लगी। लिंग तियानी की आंखें चमक उठीं। कोई हमला कर रहा था। यही मौका था अपना हुनर दिखाने का। उसने अपनी जीवन मृत्यु की सुइयां निकाल ली। डिंग 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 माइनस, कई सुइयां हवा में टकराईं। गोली चलाने के बाद
उसने आत्मसंतुष्टि से कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ जैसे कीमियागर पर पीछे से हमला करने की? क्या तुम्हें अंदाजा है कि मेरी सुई तकनीक कितनी शक्तिशाली है? हे, सु वू ने उसे याद दिलाया, तुम्हारे अंदर अभी भी 2 सुइयां धंसी हैं। लिंग तियानई घबरा गया। आह, मैं उसकी सुइयां गिनना भूल गया। मैं कितना लापरवाह हूं। हान दापेंग ने मन ही मन सोचा, ये आदमी सिर्फ मोटी चमड़ी का ही नहीं, बेवकूफ भी है। तभी वो बड़ा आदमी गिर पड़ा। बहुत चक्कर आ रहा है, मुझे जहर दे दिया गया है। धम। सु वू ऊब गया। तुम जैसे निकम्मे आदमी का क्या फायदा? ये तीनों लिन परिवार से हैं, माइनस बड़ा भाई लिनसैन और दूसरा भाई। वो विजयी भाव से हंसी। लिन परिवार के खिलाफ जाने पर यही होता है। मेरी भूत छाया जहर की सुइयों का स्वाद चख लो। लिनिया, तुम्हें रिहा कर दिया गया? वो बुदबुदाई, बिना दवा के आधे घंटे में। अचानक उसने आश्चर्य से पूछा, अरे तुम क्या खा रही हो? लिंग तियानी एक सुनहरी गोली मुंह में डालता हुआ दिखाई दिया। एक मारक गोली? क्या मुझे बस मरने का इंतजार करना चाहिए? ये इतना जहर भी नहीं है। मैं कुछ ही मिनटों में ठीक हो जाऊंगा। छोटी मोटी दिक्कत है। लिन परिवार के तीनों सदस्य चकित रह गए। वे दिव्य इंद्रियों के माध्यम से संवाद करने लगे। उसके माथे पर एक तारा है। वो एक तारा कीमियागर है। बड़े भाई ने कहा, मैंने इस आदमी को कल रात नहीं देखा। यहाँ कोई अल्केमिस्ट तो था ही नहीं। लिन परिवार के बड़े भाई ने लिंग तियानी से कहा, सर, ये हमारे लिन परिवार और उस मोटे आदमी के बीच की दुश्मनी है। आप जा सकते हैं। लिन परिवार बाद में आपकी दयालुता का बदला जरूर चुकाएगा। सो वो इंतजार कर रहा था कि वो क्या चुनेगा। दवा लगाते हुए उसने जवाब दिया, बकवास बंद करो। यह कीमियागर इस समय ग्रेट किंग माउंटेन का कीमिया एल्डर है। यहां से जाना कोई विकल्प नहीं है। ये उपाधि स्वघोषित थी। एक नेक कीमियागर इतना बेशर्मी भरा काम कभी नहीं करेगा। ये सुनकर लिन परिवार के बड़े भाई ने अपनी आवाज धीमी कर ली। तो फिर कहने को कुछ नहीं है, उसने और दूसरे भाई ने धमकी भरे अंदाज में ताली बजाई। यदि वो 2 सितारा अल्केमिस्ट होता तो वे उसके आगे झुककर क्षमा मांग लेते, लेकिन एकमात्र सितारा इतना ऊंचा और शक्तिशाली अभिनय कर रहा है। खैर, उन्हें अशिष्ट होने के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता। तीनों तुरंत एक साथ हो गए। हालांकि वे 2 मध्यम स्तरीय मार्शल कलाकारों को देखकर भी हैरान थे। हान दापेंग चिल्लाया, महान राजा सावधान। उन्होंने मध्यम स्तरीय स्पिरिट टूल ब्रेसर पहने हुए हैं। मैंने उन्हें नीलामी से पहले देखा था। ये देखकर दोनों आदमी और भी घमंडी हो गए। तो आदरणीय ऑल्केमिस्ट, क्या अब आप डर गए हैं? इस पर लिन्या ने बीच में ही टोकते हुए कहा, बड़े भाई, दूसरे भाई, एक कीमियागर को मारना अच्छा विचार नहीं है। हमें बस उस मोटे सुवू को पकड़ना है। लिन परिवार के बड़े भाई ने गुस्से में उसे डांटा, अगर तुम्हारे इस क्रूर हमले ने उसे घायल न किया होता तो क्या मुझे सारे गवाहों को खत्म करना पड़ता? तुमने सब कुछ बर्बाद कर दिया। अगर तुमने उस नालन आदमी को पहले ही जहर देकर मार दिया होता तो ये सब खत्म हो जाता। तुम एक इंसान को भी ठीक से नहीं मार सकते। दोनों मार्शल कलाकार आगे बढ़े। लिन परिवार के बड़े भाई ने दहाड़ते हुए कहा, तो अपना मुंह बंद करो और ध्यान से देखो। उस मोटे सू वू को जिंदा पकड़ लो, बाकी को मार डालो। घूंसे की एक भयंकर बौछार हुई। लिन परिवार की गुप्त तकनीक, उल्का मुट्ठी शैली। सू वू और बाकी लोग हमले से बचने के लिए संघर्ष कर रहे थे। लिंग तियानी अपनी जीवन मृत्यु की सुइयां लगातार चला रहा था। उसकी शक्ति का सामना करना मुश्किल था और सुवू खांसते खांसते खून से लथपथ हो गया। वो बेवकूफ लिंग तियानी जीवन मरण की सुइयों से वार करता रहा। हान दापिंग ने दोनों हाथों से विरोधी के घूंसे रोके, लेकिन वो टिक नहीं पाया। वो गिर पड़ा और चिल्लाया, आह, मेरा हाथ। प्रतिद्वंद्वी की जबरदस्त ताकत ने उन्हें आशंका से भर दिया। लिंगतियानी की उंगलियां इतनी सारी सुइयां चुभोने से टूटने के कगार पर थीं। दोनों आत्मसंतुष्ट मार्शल कलाकारों ने सू वू और उसके साथियों से पूछा कि क्या उन्हें अपने किए पर पछतावा है। दूसरे लिन भाई ने एक सुई निकाली और बुदबुदाया, ये सुइयां सचमुच मेरे स्पिरिट टूल ब्रेसर में लग गईं। सौभाग्य से वे आर पार नहीं जा सकीं। सू वू ने भौहें चढ़ाईं और सिस्टम से मदद की गुहार लगाई। सिस्टम ने जवाब दिया, मैं तुम्हें ग्रेट किंग माउंटेन स्प्लिटिंग एक्स ब्लेड तकनीक दे रहा हूं। क्या तुम्हारे पास पर्याप्त पैसे हैं? पहले हिचकिचाने के बाद अब उसके पास इसे खरीदने के अलावा कोई चारा नहीं था। जैसे ही सिस्टम ने स्प्लिटिंग एक्स ब्लेड तकनीक के बदले में लेन देन पूरा किया, लिंगतियानी ने आसमान की ओर उंगली उठाई। उसकी उंगली टूट गई और वह चिल्लाया, 1 मिनट रुको। सू वू ने भौहें सिकोड़ ली, ये सोचकर कि क्या वो आदमी भागने वाला है। इसके बजाय बेशर्म लिंगतियानी, जो स्पष्ट रूप से पराजित तो था लेकिन हार मानने को तैयार नहीं था, अचानक बोल पड़ा, मेरे पिता झोंगझू जिले के लिंग एर्शी हैं
और मेरे गुरु 2 सितारा कीमियागर लैंग सांशी हैं। हमें कुछ सम्मान दो और हम चले जाएं, ठीक है? दुर्भाग्य से ये डोंगझो जिले का लियांग शहर था, एक पिछड़ा इलाका। स्पिरिट टूल ब्रेसर से क्लिक की आवाज निकली। बड़े लिन भाई ने सौम्यता से मुस्कुराते हुए कहा, आदरणीय महोदय, हमने ऐसे लोगों के बारे में कभी नहीं सुना। सुवु ने सिस्टम को स्प्लिटिंग एक्स ब्लेड तकनीक को सक्रिय करने का निर्देश दिया। वो हान दापिंग का हालचाल पूछना नहीं भूला। हान दापिंग कैसे हो? हान दापिंग ने जवाब दिया, महान राजा ने अपनी पूरी कोशिश की है। अगर ये काम नहीं आया तो हम भाग जाएंगे। हमारे भागने के हुनर के बावजूद वे हमें पकड़ नहीं पाएंगे। बातचीत नाकाम होते देख लिंगतियानी ने कहा, इतनी खतरनाक स्थिति है और तुम फिर भी हमें कोई सम्मान नहीं देते, तो मेरे पास अपने संप्रदाय की निषिद्ध परम तकनीक अपनाने के अलावा कोई चारा नहीं है। उसने उंगली उठाई। यह तकनीक पिल कंसीलमेंट होली पिल सेक्ट के मार्शल संत झाओ से आई है, जो झोंगझो जिले के 3 महान मार्शल संतों में से एक हैं। मैं मार्शल संत झाओ का महाशिष्य हूं। तुमने मुझ पर हाथ उठाने की हिम्मत की। क्या तुम्हें गोली छिपाने वाले मार्शल संत का कोप भाजन बनने का डर नहीं है? सुवू ने जवाब दिया, तुम्हारा मतलब उस सन की बूढ़े झाओ से है जिसका गुस्सा जरा सी बात पर भड़क उठता है? हान दापिंग ने उत्सुकता से कहा, वो बूढ़ा आदमी जिसका दिमाग सिर्फ मिठाइयों से भरा है। लिंगतियानी को कुछ एहसास हुआ। रुको, तुम मेरे पूर्वज को जानते हो? इस पर बड़े लिन भाई ने गुस्से से गरजते हुए कहा, तो इस बदमाश का इतिहास वाकई ऐसा है, तो हमें इसे पूरी तरह से खत्म कर देना चाहिए। दूसरे भाई, उन्हें मार डालो। ये देखकर लिंगतियानी ने हान दापिंग की बांह पकड़ ली और चिल्लाया, हम क्या करें? हम क्या करें? हमारी पहचान उजागर हो गई है और वे अभी भी हमें जाने नहीं देंगे। अगर वे हमला करते रहे तो हम क्या करेंगे? हान दापिंग ने आंखें घुमाईं। मुझे हिलाना बंद करो, मुझे हिलाना बंद करो। मेरा हाथ अभी अभी ठीक हुआ है। सुवू ने ग्रेट किंग माउंटेन स्प्लिटिंग एक्स ब्लेड तकनीक का इस्तेमाल किया। एक विशाल मुक्का उसकी ओर झपटा माइनस लिन परिवार की उल्कापिंड मुक्का शैली। सुवू की आंखों में हत्या का भाव चमक उठा। कवच तोड़ो। फिर उसने आते हुए मुक्के का सामना कुल्हाड़ी की तरह नीचे की ओर किया। एक तेज रोशनी चमकी। दूसरा लिन भाई चिल्लाया, बड़े भाई। वो आगे बढ़ा और अपने बड़े भाई को हाथ पीछे खींचने से रोकने की कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। कटे हुए हाथ से खून की धार बह रही थी। लिन या घबराकर भागने लगा। सबसे बड़े लिन भाई ने शक से कहा, यह हरा ब्लेड वाकई अजीब है। ये तो एक मध्यम दर्जे के स्पिरिट टूल को भी नष्ट कर सकता है। सुवू ने ब्लेड उनकी ओर तान दिया। हम इसे अभी भी रोक सकते हैं। हान दापिंग हक्का बक्का रह गया। महान राजा सु अचानक इतने शक्तिशाली कैसे हो गए? खैर, जो भी हो, उनका महान राजा पर्वत तो शुरू से ही साधारण नहीं था। लिंगतियानी एकदम हैरान रह गया। वाह, ये तो एक मध्यम दर्जे के स्पिरिट टूल को भी काट सकता है। ये ब्लेड वाकई बहुत जबरदस्त है। सुवू को अचानक चक्कर सा आया और उसने तुरंत सिस्टम से सलाह ली। सिस्टम ने जवाब दिया, लकड़ी काटने वाले के ब्लेड की शक्ति केवल महान राजा पर्वत की सीमा के भीतर ही बढ़ती है। वहां ये किसी भी चीज को काट सकता है। बाहर ये एक मध्यम श्रेणी के स्पिरिट टूल से थोड़ा ही ज्यादा शक्तिशाली है। उस आखिरी चाल ने आपकी 50% आध्यात्मिक ऊर्जा को खत्म कर दिया है। आप इसे केवल एक बार और इस्तेमाल कर सकते हैं। सुवू ने हार मानकर बातचीत करने की कोशिश की। मुझे लिन परिवार के मामलों में दखल देने में कोई दिलचस्पी नहीं है। हमें मौत से लड़ने की जरूरत नहीं है। क्यों ना हम यहीं शांति बना ले? सबसे बड़े लिन भाई के चेहरे पर थोड़ी नरमी आई। हमारा इरादा तो तुम्हें पकड़कर ग्रेट किंग माउंटेन के रहस्यों का पता लगाना था और लिन परिवार के नुकसान की भरपाई के लिए ग्रेट किंग माउंटेन पर कब्जा करना था। हमें उम्मीद नहीं थी कि हालात ऐसे हो जाएंगे। हालांकि दूसरे लिन भाई ने कहा, बड़े भाई, उस बदमाश को पसीना आ रहा है। मुझे लगता है कि वो बस दिखावा कर रहा है। सबसे बड़े लिन भाई ने जवाब दिया, लेकिन तुमने मेरे मध्यम दर्जे के स्पिरिट टूल को नष्ट कर दिया और मार्शल सेंट डैन यिन के शिष्य पर क्रूरता से हमला किया। तुमने हार्मनी यूनियन संप्रदाय के साथ हमारा सौदा भी बिगाड़ दिया। हमारे लिन परिवार को बहुत नुकसान हुआ है और अब तुम चाहते हो कि हम बस रुक जाएं? उसका स्पिरिट टूल ब्रेसलेट अपने दूसरे रूप में बदल गया, एक तेज ब्लेड में। सिर्फ मौत ही इसका अंत करेगी। दोनों मार्शल आर्टिस्ट एक साथ आगे बढ़े। लिन फैमिली ट्विन स्ट्राइक तकनीक माइनस इंच स्टेप। सुवू की आंखों में एक लाल चमक चमक उठी जब उसने एक बार फिर ग्रेट किंग माउंटेन स्प्लिटिंग एक्स ब्लेड तकनीक का इस्तेमाल किया। एक ही बार रोशनी की एक चमक धातु और पत्थर को चीरती हुई। जैसे ही धूल जमी, सुवू दोनों भाइयों के पीछे खड़ा हो गया। पल भर में दोनों आदमी खून से लथपथ होकर घुटनों के बल गिर पड़े। लिनिया चिल्लाया, बड़े भाई। दूसरे भाई। दूसरे लिन भाई का चेहरा राख जैसा हो गया था। उसके घावों से खून बह रहा था।
वो बुदबुदाया, ऐसा कैसे हो सकता है? हमें तो शुरू से ही हार्मनी यूनियन संप्रदाय के साथ सहयोग नहीं करना चाहिए था। मैंने परिवार को ऐसा न करने को कहा था। लेकिन उन्होंने कहा था, भाग्य साहसी का साथ देता है, और अंत में मेरी बहन को ही भेज दिया गया। सबसे बड़ा लिन भाई लकड़ी की मूर्ति की तरह खड़ा था। उसके घावों से लगातार खून बह रहा था। वो बुदबुदाया, उसकी शादी हो चुकी थी। उस नालन को जहर देना ही काफी होता, पर मुझे नहीं पता था वो कितना बेकार था। वो किसी को ठीक से मार भी नहीं सकता था। जैसे ही लिन या की घबराई हुई चीखें हवा में गूंजने लगी, दूसरे लिन भाई की आंखें पीछे की ओर घूम गईं। सबसे बड़ा लिन भाई अचानक सोच में पड़ गया। लगता है इस बार भी उसी ने ऑल्केमिस्ट पर हमला किया था। वो निकम्मा कुछ भी ठीक से नहीं कर सकता। हमेशा अपने बड़े भाइयों के सामने दिखावा करने की कोशिश करता रहता है। उस जैसा छोटा भाई होना सचमुच असहनीय है। उस बर्बादी से किसी को कोई खतरा नहीं है। भाईचारे की खातिर क्या तुम उसकी जान बख्श सकते हो? सुवू ने पीछे से ठंडे स्वर में कहा, चिंता मत करो। मुझे यूं ही लोगों को मारने की आदत नहीं है। बस मुझे उकसाना मत। खून बहना तेज हो गया। सबसे बड़े लिन भाई की हालत तेजी से बिगड़ रही थी। इससे पहले कि वो धन्यवाद का एक शब्द भी कह पाता, उसने दम तोड़ दिया। तेज धूप में सुवू ने अपना सुंदर चेहरा ऊपर की ओर झुकाया। एक बेचैनी का एहसास उस पर छा गया। कुछ तो गड़बड़ थी। क्या था? लिन या की चीख जंगल में गूंज उठी, जिससे वन्यजीव चौंक गए। महान राजा सू, बड़े भाई और दूसरे भाई को क्या हुआ? सुवू की आंखें झपक कर खुल गईं। वो लिंग तियानी की बुदबुदाहट सुन सकता था। उसके शब्द और आसपास का दृश्य धीरे धीरे ध्यान में आ रहा था। वह कह रहा था, मैंने जान लेते हुए अपने अडिग व्यवहार पर साफ जोर दिया था। तुम अब भी इतना हंगामा क्यों कर रहे हो? सू वू को होश आया और उसने पाया कि वे दोनों मूर्ख उसे उठा रहे हैं। सूरज की रोशनी में सू वू की आंखों में अब पहले जैसी चमक नहीं रही। हान दापिंग ने चिंता से पूछा, महान राजा सू, क्या आप ठीक हैं? लिंग तियानी ने आगे कहा, महान राजा सू की आंखें अलग दिख रही हैं। क्या ये पहली बार किसी की जान लेने के बाद दिल का कोई कष्ट हो सकता है? सुवु ने आसमान की ओर देखा और बुदबुदाया, ये पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर पीटीएसडी है। हान दापिंग ने हैरान भाव से सुवु को देखा, उसके शब्दों में पूरी तरह से खोया हुआ। पीटीएसडी क्या है? महान राजा फिर से ऐसी बातें कह रहे हैं जो मुझे समझ नहीं आ रही हैं। सुवु ने हान दापिंग के सवाल को अनसुना कर दिया और उसकी पट्टी बंधी बांह के बारे में पूछा। साफ तौर पर विषय बदल दिया। उनके बगल में खड़े लिंग तियानी ने सुवु की तरफ देखा। वो शांत लग रहा था। उसे कोई परेशानी नहीं दिख रही थी। महान राजा सू की चिंता देखकर हान दापिंग मुस्कुराए और उन्हें आश्वस्त किया, यह कोई गंभीर बात नहीं है। मैंने पहले ही स्प्रिट स्प्रिंग से पानी पी लिया है और तियानी ने मेरा इलाज किया है। थोड़े आराम के बाद मैं कुछ ही समय में सामान्य हो जाऊंगा। ये आत्मविश्वास से भरा जवाब सुनकर सुवु चट्टान के किनारे पर स्तब्ध खड़ा रह गया। उसके दोनों साथी इस चिंता में कि कहीं वो कोई जल्दबाजी न कर बैठे, उसे बार बार सावधान रहने की सलाह दे रहे थे। लेकिन महान राजा सू, जो चट्टान के किनारे शांति से खड़े थे, उनकी चेतावनियों से बेखबर लग रहे थे और उन्हें दिलासा देते हुए बोले, ये उतना गंभीर नहीं है जितना तुम सोच रहे हो। इस तरह की बातों से तंग आकर सुवु किनारे पर बैठ गए और बोले, दिल का क्या क्लेश? क्या मुझे सामान्य समझे जाने के लिए उल्टी करनी होगी? सुवु ने मन ही मन सोचा, मुझे परेशान होने की कोई बात नहीं है। मुझे लगता है कि जब मैं इस दुनिया में आया था, तब मैं मानसिक रूप से तैयार था। लिंग तियानी सुवु के बगल में बैठ गया और लगातार सुवु की एक ही वार से दो मध्यम स्तर के मार्शल कलाकारों को मारने की क्षमता की प्रशंसा करते हुए अपनी पूरी प्रशंसा व्यक्त की। हालांकि सुवु को इसमें कोई खुशी की बात नहीं लगी। उसका चेहरा काला पड़ गया। इसमें इतनी बड़ी बात क्या है? क्या तुम्हें लगता है कि मैं उन्हें मारना चाहता था? सुवु ने सोच सोचकर अपनी भावनाएं जाहिर की। दरअसल मैं लड़ना और मारना नहीं चाहता। लेकिन वे लोग समस्याओं को हल करने के लिए हिंसा का सहारा लेते हैं। मुझे तो बस खेतीबाड़ी का एक शांतिपूर्ण जीवन चाहिए। हान दापिंग, जो किसी समय सुवु के पास बैठा था, उसकी बातें सुनकर बोल पड़ा। फायदा? और किस काम का? लिन परिवार अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए हार्मनी यूनियन संप्रदाय का बहाना बनाना चाहता था। वे पहले नालन परिवार की संपत्ति हड़पना चाहते थे, लेकिन हमने उनकी योजनाएं विफल कर दी। इसलिए उन्होंने हम पर हमला कर दिया और ग्रेट किंग माउंटेन पर कब्जा करना चाहते थे। कम से कम उनके पास कोई वजह तो थी। हान दापिंग ने घास का एक तिनका चबाते हुए कहा। लेकिन अब बात अलग है। मैंने उन सबको मार डाला है और अगर लिन या बच भी गई तो भी उसका जीवन नरक